Hello everyone, welcome to our new lecture, lecture 3 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट में हमने मेजरिंग सिस्टम के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लिया है। अब इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्रम में हम देखेंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जनरली क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई पॉइंटर होता है और जिसमें किसी कैलिब्रेटेड स्केल में, किसी स्केल में वो पॉइंटर के मूवमेंट से हम लोग कोई भी वैल्यू मेज़र करते हैं। वो पॉइंटर जो भी वैल्यू को इंडिकेट करेगा वो मेजर्ड क्वांटिटी का वैल्यू होगा। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। पिछले क्लासेस में हमने देखा था इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या तरीके के फैक्टर्स हैं, क्या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए किस किस तरीके के टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। An indicating instrument is fitted with a pointer which indicates on a scale the value of the quantity being measured। ये जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो एक पॉइंटर से जुड़ी हुई होती है। उसमें एक पॉइंटर होता है जो कि स्केल पर इंडिकेट करता है जिस भी हम क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हमें मेज़र करना है उसे एक पॉइंटर की सहायता से किसी स्केल पर उसके वैल्यू को दर्शाना, ये हो गया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का काम। अब क्या होता है, वो जो पॉइंटर है हमारा जिसे किसी स्केल पर मूव करा रहे हैं, तो उसके ऑपरेशन के लिए उस पॉइंटर को जीरो से किसी वैल्यू तक जाने के लिए, उस वैल्यू पर रुकने के लिए, एक स्टेबल वैल्यू प्राप्त करने के लिए उस पॉइंटर को डिफरेंट तरीके के टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हमें किस किस तरीके का टॉर्क का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप 3 टॉर्क के पहले नाम देख लीजिए, उसके बारे में, उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे कि वो किस किस तरीके का होता है। पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। अभी सिर्फ नाम देखिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे आसान तरीके से समझते हैं। ये है हमारा एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि इसमें जो ये लगा हुआ है ये हो गया इसका पॉइंटर और ये है इसका एक स्केल जो कि मेज़र करेगा। अब क्या होगा, जैसे कि ये एक अमीटर है तो इसे हम किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं करंट मेज़र करने के लिए। तो जब इस अमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इस इक्विपमेंट का जो पॉइंटर है वो जितना भी करंट होगा उसे मेज़र करने के लिए मूव करेगा। तो क्या होगा, इस पॉइंटर को अपने ज़ीरो पोजीशन से किसी भी वैल्यू तक ले जाने के लिए एक टॉर्क की ज़रूरत होगी जो कि उस पॉइंटर को जीरो से लेकर किसी वैल्यू तक पहुंचा सके। तो जो डिफ्लेक्शन कराने के लिए जिस टॉर्क की हमें ज़रूरत पड़ती है एट स्टार्टिंग, उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसे हम TD से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट तो हो गया। अब डिफ्लेक्ट हो गया तो इसे किस पॉइंट तक जाके रुकना है ये तय करना होगा उस रेटिंग के हिसाब से। लेकिन जब तक इस पॉइंटर को कोई भी रोकने के लिए कोई टॉर्क नहीं मिलेगा तब तक वो किसी वैल्यू तक रुक नहीं पाएगा, वो लगातार मूव करते जाएगा। तो कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो लेकिन उसके ऑपोजिट में हो। मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है हमारा 200 एम्पियर तक पहुंच रहा है मेज़रमेंट के द्वारा, तो उसे 200 में ही रोकने के लिए, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लगाया गया है, उसे 200 में रोकने के लिए एक इधर से ऑपोजिट टॉर्क की ज़रूरत होगी। डिफ्लेक्टिंग के इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क की ज़रूरत होगी उस पॉइंटर को रोकने के लिए। तो इस जो
रोकने वाला जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल एंड ऑपोजिट जो टॉर्क है उसे हम कहेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि ये उस पॉइंटर को आगे मूव करने में कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ कंट्रोलिंग टॉर्क। तो दो तरीके के टॉर्क हो गए हमारे। पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि पॉइंटर को मूव कराने में हेल्प करेगा। दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क जो कि उस पॉइंटर को उसी स्थान पर रोकने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे दो तरीके के टॉर्क। अब क्या होगा, अगर वो पॉइंटर यहाँ पर मान लीजिए मूव कर चुका है, उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो वह तुरंत इंस्टेंट में वह तुरंत रुकेगा नहीं। वैल्यू है वो पॉइंटर जो है वो ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब कंपन, इस पॉइंटर में कंपन होगा। तो इस कंपन को जितनी जल्दी हो सके रोकने के लिए एक और एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो समझ में आया, तीन तरीके के टॉर्क हो गए। एक तो टॉर्क होता है इस पॉइंटर को, एक तो टॉर्क होता है जो कि इस पॉइंटर को यहाँ से मूव कराता है, ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा टॉर्क कौन सा होगा, जो कि इस पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू में रोकने का काम करता है, ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। और ऐसा टॉर्क जो कि इस पॉइंटर में होने वाले कंपन को, ये जो पॉइंटर है अगर कंपन होते रहेगा इसमें तो कोई एक वैल्यू पर स्थिर नहीं रह पाएगा, इसलिए हमें मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसके वजह से जो उस पॉइंटर में होने वाले कंपन को रोकने के लिए जो टॉर्क लगाते हैं वो हो गया डैम्पिंग टॉर्क, टी डैम्प। तो ये तीन तरीके के टॉर्क हो गए। इसके बारे में हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें तीन तरीके के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, और डैम्पिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को रोकता है, पॉइंटर में होने वाले कंपन को रोकता है। ये तीन तरीके के टॉर्क हो गए। पहला देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाई a mechanical force which is produced by electric current, voltage और power। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे किसी मीटर की सहायता से मेज़र कर रहे हैं तो उसमें करंट, वोल्टेज या फिर पावर की वजह से जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा वो डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट, वोल्टेज या पावर, जो भी क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं उसके द्वारा एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगा पॉइंटर पर, जो कि होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो क्वांटिटी है, जो उसका अमाउंट है, वो डिपेंड करेगा मेज़र करने वाले क्वांटिटी पे। अगर करंट कम होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से पॉइंटर थोड़े दूर पर मूव करेगा, एक कम क्वांटिटी को मेज़र करेगा, एक कम डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। अगर मेज़र करने वाला जो हमारा करंट या फिर वोल्टेज है उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट हाई है तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी वैल्यू हाई होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हाई होने से वो पॉइंटर को ज़्यादा दूर तक या फिर स्केल में ज़्यादा रेटिंग तक के मूव करा सकता है। तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा क्या है, द कंट्रोलिंग टॉर्क which provides the value of the deflection which is dependent upon the magnitude of quantity being measured. The pointer attains steady position when the controlling torque becomes equal to the opposite torque. ये क्या कह रहा है, अगर जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा जो कि किस बात पर डिपेंड करता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका जो मात्रा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि हम जो मेज़र कर रहे हैं उस क्वांटिटी का अमाउंट कितना है। ज़्यादा क्वांटिटी अगर मेज़र होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है, और कम क्वांटिटी मेज़र होगा तो उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कम होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से पॉइंटर मूव करता है, उसे स्थिर पोजीशन में, स्टेडी पोजीशन में लाने के लिए जो उसका ऑपोजिंग टॉर्क होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क,
उसे कहते हैं हम कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से किसी मूविंग पॉइंटर को एक स्थिर पोजीशन पर रोकने के लिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगता है उसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। TD इक्वल टू TC। कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगने पर जो पॉइंटर है वो एक स्टेडी पोजीशन पर रुक पाएगा, निश्चित स्थान पर रुक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क, जो कि है हमारा तीसरा टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या है? द डैम्पिंग टॉर्क इनेबल्स टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड मेक्स द latter to reach its final position quickly. The damping torque to an instrument can be provided by different methods. किसी भी पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को जितनी जल्दी हो सके उसे एक फाइनल पोजीशन पर स्टेबल करेगा, एक फाइनल वैल्यू पर रोक देगा। अगर हम डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जो पॉइंटर है वो आराम से ऑसिलेट होता रहेगा और एक निश्चित समय के बाद ही वो स्थिर पोजीशन पर रुकेगा। लेकिन हम इतने टाइम तक क्योंकि वेट नहीं कर सकते, अगर हमें जल्दी जल्दी किसी चीज़ का रीडिंग लेना है तो हम उस ऑसिलेशन के रुकने तक वेट नहीं कर सकते, तो इसके वजह से एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाते हैं जो कि उस ऑसिलेशन को जितनी जल्दी हो सके कम कर दे और एक पॉइंटर को एक स्थिर वैल्यू पर रोक सके। द डैम्पिंग टॉर्क इनेबल्स टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड मेक द लेटर टू रिच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फाइनल पोजीशन पर पहुंच सके। तो है हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क के और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क के बारे में देख चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी पॉइंटर को मूव कराने के लिए किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 तरीके के टॉर्क लगते हैं, जो कि हैं डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन कराने के लिए होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और जो डैम्पिंग टॉर्क है वो पॉइंटर में होने वाले मोमेंट को, ऑसिलेशन को रोक कर एक निश्चित वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो टॉर्क यूज होता है वो हो गया डैम्पिंग टॉर्क। अब क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसका अमाउंट कितना है। जो मेजर्ड क्वांटिटी रहेगा उसी के हिसाब से ही एक मैकेनिकल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसे कंट्रोल करने के हमारे कई तरीके हो सकते हैं। कंट्रोलिंग के डिफरेंट तरीके हैं, उसे हम देखते हैं। तो ये है कंट्रोलिंग टॉर्क। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हमारे 2 तरीके हो सकते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरीके से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं। पहला है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। जैसा कि इसका नाम है तो इसमें हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या करेंगे? स्प्रिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं। एक स्केल है जिस स्केल पर हमें रीडिंग लेना है, जिस स्केल पर पॉइंटर मूव करके रीडिंग मेज़र करता है। ये हो गया हमारा पॉइंटर जो कि डिफ्लेक्शन को शो करेगा। उसके बाद होता है ये पॉइंटर एक स्प्रिंग के थ्रू स्पिंडल से जुड़ा होता है। ये एक सॉलिड पोर्शन है, ये एक स्टेबल पोर्शन है। ये स्पिंडल एक स्टेबल पोर्शन है जिस पर पॉइंटर है हमारा वो स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंटर के एंड में बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस वेट लगा हुआ है और जो ये स्पिंडल है वो पाइवोट्स में लगा हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं डायग्राम में। मेनली हमको क्या क्या दिख रहा है? एक स्केल है, एक पॉइंटर है, एक स्प्रिंग है, बैलेंस वेट, स्पिंडल और पाइवोट। हम स्प्रिंग का एक क्वालिटी जानते हैं कि स्प्रिंग को अगर
स्प्रिंग को अगर फैला दिया जाए और उस पर एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दिया जाए तो वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग इस स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में। क्या होगा, जब कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, कोई भी क्वांटिटी को मेज़र करेगा, कोई भी क्वांटिटी को ये इंस्ट्रूमेंट मेज़र करेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलने से पॉइंटर इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, उसके साथ ही साथ ये जो स्प्रिंग है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने के लिए ट्राई करेगा। अब जब क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और हमारा स्प्रिंग का रोटेशन एक कांस्टेंट वैल्यू पर रुक जाता है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉइंटर रुक जाएगा और हमें एक क्वांटिटी मेज़र हो जाएगी। डिफ्लेक्शन के रिवर्स में जो हम टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक स्प्रिंग के सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हुआ स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। चलिए डिटेल से देखते हैं। ये तो डायग्राम से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, इसके बाद डिटेल से पढ़ते हैं हम क्या क्या होते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में। इन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड it uses a hair spring of large number of tons which is attached to moving system and spindle। हमने डायग्राम में देखा अभी कि जो स्प्रिंग है उसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस तरीके से, और ये मूविंग सिस्टम मतलब पॉइंटर और स्पिंडल से जुड़ा हुआ होगा। दोनों पॉइंट से ये जो स्प्रिंग है दोनों को होल्ड करके रखेगा, दोनों को अटैच करके रखेगा। व्हेन द पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बाय डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड बाय ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करेगा, उसके ऑपोजिशन में जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट होना चालू करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग जो है घूमना चालू करेगा, विच प्रोड्यूसेस अ कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि हमारे पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इट कम्स टू एन इक्विलिब्रियम पोजिशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या होगा, जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और स्प्रिंग द्वारा प्रोवाइड किया गया कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों सेम क्वांटिटी के हो जाएंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे, दोनों का मात्रा सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलने का मतलब है एक कांस्टेंट कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हुआ एक बैलेंस्ड कंडीशन या फिर बैलेंस्ड पोजीशन। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस पोजीशन प्राप्त होगा हमें और पॉइंटर एक वैल्यू पर स्टेबल रुक जाएगा। द टॉर्क ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ट्विस्ट। जो स्प्रिंग है उस पर जो टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है वो क्या होगा, उसे कितने एंगल से घुमाया जा रहा है पॉइंटर को, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, जो हमारा टोटल कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा वो उस एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर के प्रोपोर्शनल होगा। उस पॉइंटर को हम लोग जीरो से कितने एंगल पर मूव कराए हैं इस बात पर डिपेंड करेगा उसका कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है टीसी, वो हमारे डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर थीटा एंगल, मान लीजिए कि पॉइंटर एक थीटा एंगल पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक थीटा एंगल तक मूव कर रहा है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर एक फॉर्मूला के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, जिसमें कि मशीन द्वारा दिए गए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लोग एक स्प्रिंग की सहायता से रोककर उसे एक कांस्टेंट पोजीशन पर ला सकते हैं, एक प्रॉपर वैल्यू पर ला सकते हैं। तो कंट्रोलिंग के इस मेथड को कहते हैं हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। कंट्रोल स्प्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होने चाहिए, जैसे कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए ताकि इसका जो डिफ्लेक्शन है उसमें कुछ डिफेक्ट्स ना आए मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, इसलिए ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग को हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। ये एक सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल स्प्रिंग की सहायता से हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, साथ ही साथ डैम्पिंग के भी कुछ मेथड्स हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आप इन सारे स्प्रिंग कंट्रोल के डायग्राम्स को नोट कर लीजिए, इसके नोट्स को भी नोट कर लीजिए, और अगर आपको
इंग्लिश में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप अपने खुद के वर्ड्स में इस लेक्चर से समझकर अपने वर्ड्स में अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मिक्स या फिर हिंदी में, अपने नोट्स रेडी कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।